वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद अंकिता मैम पर। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट बायोलॉजी की। डेवलपमेंट बायोलॉजी जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में रहती है और एमएससी के सिलेबस में रहती है। बात करूँ मैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की बीएससी सेकेंड ईयर की, तो विद्यार्थियों आपके ये जो पुस्तक है वो सिलेबस के अंदर है, जिसमें से हम कल कई टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर चुके हैं। हमने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ा, बेसिक्स। हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात की। हमने गैमीट की फॉर्मेशन पे बात की। हमने मेल गैमीट फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट फॉर्मेशन को देख लिया था। अब आपको पता है कि गैमीट बन जाने के बाद बच्चों क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आज हमारी चर्चा जो रहेगी वो फर्टिलाइजेशन पे रहेगी। ये जो लेक्चर्स है ये आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। इनको आप शुरू से लेके एंड तक पूरी क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखें, निश्चय ही आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। मैं केवल वही टॉपिक्स को इन्वॉल्व कर रही हूँ जिनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो विद्यार्थियों सबसे पहले अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कई शब्द आते हैं। जैसे कई बार फर्टिलाइजेशन शब्द लिया जाता है, कई बार सिनगेमी शब्द यूज में लिया जाता है, कई बार एम्फीमिक्सिस शब्द यूज में लिया जाता है। कई बार क्या लिया जाता है, सिनगेमी शब्द यूज में लिया जाता है, कई बार एम्फीमिक्सिस शब्द यूज में लिया जाता है, एम्फीमिक्सिस। तो इन शब्दों की परिभाषा बदल जाती है, तो ध्यान रखना, शब्दों को देख के आपको भयभीत नहीं होना है। सिंपल शब्द है, सिंपल अर्थ है, ठीक है। देखिए, फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उनके प्रोन्यूक्लियाई, जैसे मेल गैमेट हो गया और क्या हो गया, फीमेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट हो गया। जब ये मिलते हैं तो इनके अंदर उपस्थित इनके प्रोन्यूक्लियाई संपर्क में आते हैं, प्रोन्यूक्लियाई जो है वो कांटेक्ट में आते हैं। तो इनके मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनके प्रोन्यूक्लियाई जब संपर्क में आते हैं, जब आपस में कंजुगेट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूजन कर लेते हैं, जिससे जाइगोट बनता है, तो इस प्रोसेस को बच्चों हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। सेम चीजें हैं। फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं और उनकी प्रोन्यूक्लियाई का क्या होता है, आपस में संपर्क होता है, फ्यूजन होता है। तो इस पूरी परिघटना को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस कहते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, अब अगर मैं आपको बताऊं, ये जो फर्टिलाइजेशन शब्द है, फर्टिलाइजेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया, फर्टिलाइजेशन शब्द जिसके द्वारा दिया गया उसको बोलते हैं हर्टविग। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, हर्टविग। याद रखिएगा, हर्टविग ने क्या दिया, फर्टिलाइजेशन शब्द दिया। हर्टविग ने क्या दिया, फर्टिलाइजेशन शब्द दिया। और अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन पर सर्वप्रथम अध्ययन की, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन पर अध्ययन किसने किया, तो विद्यार्थियों वो वैज्ञानिक है न्यूपोर्ट। न्यूपोर्ट नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन पर अध्ययन किया। और न्यूपोर्ट ने जिस अंडे पर अध्ययन किया वो अंडा था मेंढक का अंडा। किसका अंडा, फ्रॉग का अंडा। यानी कि फर्टिलाइजेशन का अध्ययन जिसके ऊपर किया गया वो अंडा कौन सा था, फ्रॉग का अंडा था। सबसे पहले न्यूपोर्ट ने अध्ययन किया था, और किसके अंडे पर किया था, मेंढक के अंडे पर। यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आई होगी। इससे आगे हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, रिक्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो जरूरी है कि जो स्पर्म है वो लिक्विड फॉर्म में आना चाहिए, वो वीर्य के साथ, सीमन के साथ आना चाहिए। यानी कि स्पर्म की जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, तरल माध्यम होना चाहिए, लिक्विड माध्यम होना चाहिए। दूसरा, जो काउंटिंग है, स्पर्म की जो संख्या है विद्यार्थियों को क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। स्पर्म की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी, स्पर्म के अंदर अच्छी खासी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो फीमेल के गैमेट से मिलने तक जा सके। अच्छी खासी क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, प्लस कैल्शियम आयन आवश्यक है, प्लस जिंक आयन भी आवश्यक है फर्टिलिटी और मोटिलिटी के लिए, गतिशीलता के लिए और फर्टिलिटी के लिए। जो कैल्शियम और है जिंक आयन वो भी क्या
इसके अलावा ओवम के अंदर रिजर्व फूड होना चाहिए। आपने पढ़ा है ना विटिलोजेनेसिस, विटिलोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ी है। उस दौरान क्या होता है, उस दौरान इसके अंदर फूड स्टोर होता है। तो वो फूड जो स्टोर हो रहा है उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में वो फूड स्टोर होना चाहिए। दूसरी, अगर फूड नहीं स्टोर हो रहा है तो माँ के अंदर क्या बनना चाहिए, प्लीसेंटा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ये सब होना क्या है, जरूरी है। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। सभी क्लासेस को बच्चों सीरीज वाइज देखना, एक एक चीज को होनी चाहिए। किस पे बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए टाइप्स पर बात करें तो सबसे पहले दो प्रकार होते हैं। एक तो क्या होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन दो प्रकार हो गए फर्टिलाइजेशन के। पहला कौन सा, एक्सटर्नल, दूसरा कौन सा, इंटरनल। देखिए एक्सटर्नल जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बेसिकली पानी के अंदर होता है, वाटर के अंदर। एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। कौन कौन से में होता है ये बात की हम करेंगे। देखिए बाह्य जो निषेचन है वो जल के अंदर होता है, और जल दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, साफ जल होता है, और एक जो नदियों का जल होता है फ्रेश वाटर। एक वाटर होता है मैराइन वाटर, यानी कि समुद्री पानी। किन जीवों में फर्टिलाइजेशन फ्रेश वाटर में होता है और किन जीवों में फर्टिलाइजेशन समुद्र के अंदर होता है। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन की, तो बच्चों फ्रो, एफ से फ्रेश, एफ से फ्रो, फ्रो में फ्रेश वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। और बच्चों एक कहानी आपको याद रखनी है, साइक्लोस्टोमेटा का जीव है पेंट्रामाइजोन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पेंट्रामाइजोन हमेशा कैसा फर्टिलाइजेशन शो करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है, और फ्रेश वाटर के अंदर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। होता क्या है, ये जो पेंट्रामाइजोन है इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। बच्चों ये जो पेंट्रामाइजोन है ये समुद्र में रहता है, पेंट्रामाइजोन समुद्र में रहता है। जब इसको निषेचन करना होता है तब ये समुद्र को छोड़कर नदियों की तरफ जाती है। जब इनको फर्टिलाइजेशन करना होता है तब ये समुद्र को छोड़कर नदियों में जाती है, फिर नदियों की तलहटी में चली जाती है और वहाँ पर जाकर अपना घोंसला बनाती है, और उन घोंसले में अंडे देती है। वहाँ जाकर अंडे देने के बाद में नर और मादा दोनों मर जाते हैं। क्या इनकी ऐसी गजब प्रेम कहानी है, जो कि कितना यात्रा तय करते हैं, समुद्र से ये नदियों में जाते हैं। जीव तो कैसा है, मैराइन है, लेकिन अंडे देने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें इस विशेष जीव की पेंट्रामाइजोन की याद रखनी है। तो निषेचन का होता है फ्रेश वाटर के अंदर। एक एग्जाम्पल और याद कर लेना फ्रेश वाटर का, हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फ्रेश वाटर के अंदर होता है। ठीक है, अब अगर हम मैराइन की बात करें, समुद्र के अंदर फर्टिलाइजेशन किसका होता है, तो समुद्र के अंदर आप सीधा सा याद रख लेना, समुद्र में रहता है सी अर्चिन। एक याद कर लेना आप जेलीफिश, जिसको ओरिलिया कहते हैं, टोटली मैराइन एनिमल है। इसमें कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो समुद्र के अंदर होता है। चलिए सॉरी, जेलीफिश नहीं, स्टारफिश, स्टारफिश कर लीजिए आप, स्टारफिश। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के प्राणी है, और इसमें कहाँ होता है, मैराइन समुद्र के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर निषेचन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और बेसिकली इसमें उदाहरण मानव में कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है, ओविडक्ट ह्यूमन। छिपकली आप देखते हो, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में भी कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मुर्गी आप देख रहे हो, यानी कि आप एवीज देख रहे हो, कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। रैट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, रैबिट में कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ फर्टिलाइजेशन के प्रकार है, एक्सटर्नल और इंटरनल, और ये इनके उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विद्यार्थियों हम टॉपिक को फर्टिलाइजेशन पर डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे ये घटना जो है वो पूरी संपन्न होती है।
देखिए अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन कुछ चरणों में होता है। सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहला है स्पर्म का ओवम तक पहुंचना। स्पर्म का ओवम तक पहुंचना, पूरा टॉपिक आपको एक वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, एकदम डिटेल के अंदर, कुछ भी तथ्य हम छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले अप्रोच किसकी? स्पर्म की ओवम तक, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो स्पर्म क्या योग्य है? क्या पहुंच तो गया, कैपेसिटेशन होगा, अब इसका योग्यता अर्जन होगा, ठीक है। दूसरा चरण क्या है? कैपेसिटेशन, योग्यता अर्जन। अब ये क्या करेगा? योग्यता का अर्जन करेगा, ठीक है। पहुंच तो गया, क्या काबिल है क्या फर्टिलाइजेशन के लिए। तीसरा चरण दोनों का क्या होगा? दोनों का मिलन होगा, कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट, स्पर्म और ओवम का क्या होगा? कांटेक्ट होगा। और कांटेक्ट हो गया तो कौन एक्टिव होगा? एक्टिवेशन ऑफ ओवम, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, अंडाणु का सक्रियण। और जो पांचवा पॉइंट रहेगा इसके अंदर, लास्ट और अंतिम पॉइंट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल न्यूक्लियाई, ठीक है, यानी कि एम्फियोनिक्सिस। 5 चरणों के अंदर फर्टिलाइजेशन की घटना जो है वो संपन्न होगी। पहला, स्पर्म का ओवम तक पहुंचना। दूसरा, क्या स्पर्म एक्टिव है? क्या स्पर्म योग्य है क्या फर्टिलाइजेशन करने के लिए? तो योग्यता अर्जन। तीसरा, योग्य है तो दोनों का क्या होगा? मिलन होगा। मिलन होने के बाद में कौन एक्टिव होगा? ओवम एक्टिव होगा, और फिर दोनों के प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे। तो याद रखना, फर्टिलाइजेशन के कितने चरण? 5 चरण। कितने स्टेप? 5 स्टेप, जो आपको सामने दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एक स्टेप पे बात करते हैं। सबसे पहले स्पर्म का ओवम तक पहुंचना। स्पर्म का ओवम तक पहुंचना, देखिए स्पर्म का ओवम तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें हैं जो हेल्प करती है। देखिए हमेशा आप देखते हो कि जिन जीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है, उनके अंदर, जैसे मान लो जल के अंदर जीव रह रहे हैं, और जैसे मेंढक है, और उसी जल के अंदर मछली है, ठीक है। अगर दोनों में फर्टिलाइजेशन, ऐसे तो नहीं होता कि मेंढक का स्पर्म मछली के ओवम से मिल गया, नहीं होता ना। तो उनमें स्पेशल पहचान है, अपना जो शुक्राणु है वो उसी जाति विशिष्ट के अंडाणु के साथ मिलता है, उसी जाति विशेष के ओवम के साथ मिलता है। तो ये जो चीज है ये किसके कारण है? वो एक विशेष एंजाइम के कारण है। वो एंजाइम स्पर्म के अंदर तो होता है एंटी फर्टिलाइजिंग। एंटी फर्टिलाइजिंग महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एंजाइम कौन है? एंटी फर्टिलाइजेशन, एंटी फर्टिलाइजिंग। और ओवम के अंदर कौन सा है? फर्टिलाइजिंग। ओवम के अंदर कौन सा है? फर्टिलाइजिंग। देखिए हम जब इन एंजाइम को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे एंजाइम है, किसी न किसी ने तो इसके बारे में खोज की होगी, तो उन वैज्ञानिकों के नाम भी देख लेते हैं। एंटी फर्टिलाइजिंग की जो खोज करता है वो है बेलिंस्काई। कौन है? बेलिंस्काई, वैज्ञानिक का नाम है स्टूडेंट, बेलिंस्काई। और जो फर्टिलाइजिंग की जो खोज करता है वो है एफ लीली। याद रखना, फर्टिलाइजिंग की खोज किसने की? एफ लीली ने। एंटी फर्टिलाइजिंग की खोज किसने की? बेलिंस्काई ने खोज की, ठीक है। अब देखिए ये एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म के द्वारा रिलीज होता है, और ये फर्टिलाइजिंग किसके द्वारा होता है? ओवम के द्वारा रिलीज होता है। ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। जैसे आपने देखा नहीं क्या, किसी विशेष ताले की विशेष चाबी होती है, उसी के द्वारा वो ताला खुलता है। सेम उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग के लिए स्पेशलाइज्ड है। और स्पेशलाइज्ड भी कैसे? अपनी ही जाति के लिए, सबके लिए नहीं, अपनी जाति के एंटी फर्टिलाइजिंग, अपनी जाति के फर्टिलाइजिंग के लिए स्पेशलाइज्ड है। एक दूसरे को पहचानते हैं और फिर क्या आते हैं? कांटेक्ट में आते हैं। तो ये स्पर्म का ओवम तक पहुंचना, और किसके कारण? स्पर्म ओवम तक पहुंच गए और उसके बाद में मिलन जो हो रहा है उसी जाति के साथ हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग के कारण हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो एंटी फर्टिलाइजिंग है ये किस किस का बना हुआ है? ये बच्चों बना हुआ है एक तो प्रोटीन का, और एक मिलकर बना हुआ है एसिड से। एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें फर्टिलाइजिंग की, तो
बच्चों ये जो फर्टिलाइजिंग है ये बना हुआ है किसके द्वारा? फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन और एसिड का बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पहला चरण। स्पर्म का ओवम तक पहुंचने में कौन हेल्प करता है? एंटी फर्टिलाइजिंग हेल्प करता है। और कौन हेल्प करता है? फर्टिलाइजिंग हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप कैपेसिटेशन, योग्यता अर्जन। कैपेसिटेशन, योग्यता अर्जन। किसकी योग्यता अर्जन? स्पर्म की कैपेसिटेशन की बात कर रहे हैं हम, स्पर्म के कैपेसिटेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, स्पर्म का जो कैपेसिटेशन होता है, जो योग्यता अर्जन होता है बच्चों, वो होता है दो जगह। एक तो होता है एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस में, ठीक, अधिवृषण जिसको बोलते हैं। और एक होता है किसके अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। और फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, फीमेल बॉडी में भी कहाँ? जैसे वेजाइना हो गया, ओविडक्ट हो गई, इनके अंदर। ठीक है, तो बात किसकी कर रहे हैं कि स्पर्म ओवम तक पहुंच रहा है। स्पर्म ओवम तक पहुंचने में जो भी बाधा आ रही है, उस बाधा से निपटता हुआ पहुंच रहा है, तो वो क्या है? वो उसकी योग्यता है। आपकी योग्यता क्या है? आप अपनी बाधाओं को परे करके आगे बढ़ रही हैं, ये आपकी योग्यता है। सेम उसी प्रकार से स्पर्म की योग्यता क्या है कि वो जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उनको परे करते हुए वो ओविडक्ट, ओवम तक पहुंच रहे हैं। तो वो सब क्या है? वो सब उसकी योग्यता का अर्जन है। तो वहां पर देखो, एपिडिडाइमस में तो इसे, एपिडिडाइमस को स्पर्म का हाउस कहते हैं, स्पर्म का घर कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर स्टोर रहते हैं। तो वहां तो योग्यता हासिल करेंगे जहाँ स्टोर रहते हैं। और दूसरी ये योग्यता हासिल कहाँ करते हैं? जहाँ से ये गुजर रहे हैं। फीमेल ट्रैक में इसे होते हुए ये ओविडक्ट में जाएंगे ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वहाँ इसमें क्या होगा? योग्यता का अर्जन होगा। अब आपको पता है कि एक स्पर्म का जो जीवन काल होता है, मानव के संदर्भ में बात करें तो 24 आवर्स होता है। 24 घंटे एक शुक्राणु जीवित रहता है, सिर्फ 24 घंटे। और उसमें से आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 घंटे उसको योग्यता अर्जन में लग जाते हैं, कैपेसिटेशन में लग जाते हैं। देखिए, जीवन पूरा 24 घंटे का, उसमें से 7 घंटे बिता रहा है किसमें? कैपेसिटेशन में, योग्यता का अर्जन करने में। आई बात समझ में? तो 7 घंटे तो योग्यता का अर्जन होता है, बाकी फिर काम बाद में होता है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा स्टेप, कैपेसिटेशन। तीसरा चरण, तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो तीसरा चरण है अंडे का सक्रियण। पहुंच गया तीसरा चरण, सॉरी, तीसरे चरण में क्या होगा? हम तीसरा पढ़ रहे हैं, अंडे का सक्रियण। तीसरे के अंदर क्या होगा? दोनों का कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट। स्पर्म और ओवम का क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा। देखिए, हम स्पर्म और ओवम की कॉन्टैक्ट की बात करें तो सबसे पहली लेयर, ओवम की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन, फिर मान लीजिए जेली कोट, जेली कोट। ठीक है, पहले विटेलाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन, फिर जेली कोट। और यहाँ पर मान लीजिए क्या है? यहाँ पर शुक्राणु है, स्पर्म। ये क्या है? स्पर्म है। ठीक है, हो गया। अब देखिए, इस स्पर्म का ये क्या है? एक्रोसोम। ये क्या है? एक्रोसोम। ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब बच्चों क्या होगी? कॉन्टैक्ट जब होगा तो इस एक्रोसोम में कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटना होगी, जिससे फिर ये क्या होगा? ये रैप्चर होएगा, फटेगा। मैंने आपको बताया एक्रोसोम इज ए मॉडिफाइड लाइसोसोम। हालांकि निर्माण तो गोल्जी बॉडी से होता है, बट इसके अंदर ऐसे एंजाइम है जो अंडाणु की भित्तियों का, अंडाणु की वॉल का क्या कर सकता है? लयन कर सकता है, लाइसिस कर सकता है। इस कारण इस एक्रोसोम को क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड लाइसोसोम बोलते हैं। अब क्या होगा? इसका रप्चर करवाना है हमें, इसको फटाना है, तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी। देखिए, इन दोनों के बीच में, ये जो एक्रोसोम दिख रहा है आपको, और दूसरी जो चीज दिख रही है आपको, कौन सा? न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं परफोरेटोरियम। क्या बोलते हैं? हिंदी में लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं? परफोरेटोरियम।
ठीक है बच्चों, इस परफोर्टोरियम स्पेस के अंदर एक विशेष प्रकार की जो संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं जी एक्टिन। क्या पाया जाता है? जी एक्टिन। इस जी एक्टिन में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो जी एक्टिन खुद होता है और एक इसके साथ क्या होता है, जी एक्टिन के साथ परफोरिन प्रोटीन मिलकर परफोरिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इस परफोरेटोरियम स्पेस के अंदर ये दो चीजें पाई जाती है, एक तो क्या जी एक्टिन और एक क्या पाया जाता है परफोरिन प्रोटीन। देखिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये संरचना है और यहाँ पर परफोरिन प्रोटीन है और ये जो है ये क्या है जी एक्टिन है। कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब होगा क्या बच्चों, अब इसके अंदर ऐसा होगा कि यहाँ पर ये जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु के अंदर कैल्शियम प्रवेश करेगा। क्या प्रवेश करेगा? कैल्शियम प्रवेश करेगा। प्लस क्या प्रवेश करेगा? सोडियम प्रवेश करेगा। यानी कि ये शुक्राणु है और इसके अंदर कैल्शियम प्रवेश कर रहा है और कौन प्रवेश कर रहा है? सोडियम प्रवेश कर रहा है। कैल्शियम और सोडियम का क्या होगा? प्रवेश होगा। कैल्शियम और सोडियम प्रवेश करेगा और साथ में हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन आयन क्या होगा? बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन आयन क्या होगा? बाहर निकलेगा। देखिए जब भी कैल्शियम आयन और सोडियम आयन प्रवेश कर रहा है और हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहा है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा तो बाहर की पीएच जो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और इसके अंदर की जो पीएच है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अंदर की पीएच क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अंदर पीएच बढ़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहे हैं, तो क्या होगा? बाहर की पीएच घटेगी, अंदर की पीएच क्या होगी? बढ़ेगी। ये चीज ध्यान में रखना। कैल्शियम आयन सोडियम आयन प्रवेश कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन आयन के बाहर निकलने के कारण बाहर की पीएच कम होगी और अंदर की पीएच क्या होगी? बढ़ गई। तो ये जैसे ही माध्यम ऐसा होगा तो इस भित्ति का क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। यानी कि यहाँ पर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन घटना आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही आप ये घटना देखोगे कि जी एक्टिन, यहाँ पर जो जी एक्टिन है और यहाँ पर क्या है? परफोरिन प्रोटीन है, ये परफोरिन प्रोटीन मुक्त हो जाएगा। ऐसी घटना होगी ना, जैसे कैल्शियम अंदर आया, सोडियम अंदर आया, हाइड्रोजन आयन बाहर निकला, ऐसी घटना जब होएगी ना तब क्या होगा? यहाँ से ये जो परफोरिन प्रोटीन है ये हट जाएगा। जैसे ही परफोरिन प्रोटीन हटेगा तो ये जो जी एक्टिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्टिन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एफ एक्टिन। जी एक्टिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जी एक्टिन कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्टिन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जी एक्टिन एफ एक्टिन में कन्वर्ट होगा, तुरंत की तुरंत ये एक्रोसोम क्या हो जाएगा? यहाँ से फट जाएगा। ये झिल्ली जो है वो यहाँ से फट जाएगी और यहाँ पर एक्रोसोमल फिलामेंट बनेगा। क्या बनेगा? एक्रोसोमल फिलामेंट। एक्रोसोमल तंतु बनेगा, फिलामेंट बनेगा। क्या बनेगा? एक्रोसोमल फिलामेंट। बात समझ में? दोबारा बताता हूँ, देखो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, दोबारा समझा देता हूँ। गौर करोगे समझ में आएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट की, दोनों संपर्क में आएंगे। संपर्क में आएंगे, ये मान लीजिए कोई शुक्राणु है। शुक्राणु में क्या हुआ? कैल्शियम आयन का प्रवेश हुआ। शुक्राणु में क्या हुआ? सोडियम आयन का प्रवेश हुआ। यहाँ से बाहर क्या निकला? हाइड्रोजन आयन बाहर निकला। ठीक है, तो बाहर की पीएच क्या हो गई? बाहर की पीएच घट गई, कम हो गई, घटेगी। और अंदर की पीएच क्या हो गई? बढ़ेगी। अंदर की पीएच क्या होगी? बढ़ेगी। कितनी चीजें याद हो? अंदर की पीएच बढ़ेगी। अब क्या होगा? यहाँ से जो एक्रोसोम है ये क्या हो जाएगा? फटेगा। एक्रोसोम क्या होगा? फटेगा। एक्रोसोम क्या होगा? फटेगा। जैसे ही एक्रोसोम फटेगा तो आपको पता है एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम भरे हुए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइसिस एंजाइम बोलते हैं, लयनकारी एंजाइम बोलते हैं, लाइसिस एंजाइम बोलते हैं। जिसके अंदर क्या क्या मौजूद है? हाइलुरोनिडीज मौजूद है। उसके अंदर क्या मौजूद है? एक्रोशीन मौजूद है। याद करवाया था ना कल मैंने, तो वो एंजाइम इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ से ये एंजाइम निकलने जरूरी है क्योंकि आपको ओवम की भित्तियों का भेदन
बनेगा। इसके द्वारा ये घटनाएं क्या होगी, संपन्न होगी, जो आपको याद रखनी है। रख लोगे याद, यहाँ तक क्लियर। अब आपको मैं बता देती हूँ, ये जो एक्रोसिन है ये तो करेगा जोना पेलुसिडा को रैप्चर, और ये जो हाइड्रोनिटीज है ये करेगा कोरोना रेडिएटा को रैप्चर। कोरोना रेडिएटा देखो, जो अंडाणु होता है उसकी संरचना की अगर हम बात करें, अंडाणु के अंदर संरचना के अंदर अंडाणु की सेकेंडरी ओसाइट की बात करें, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट से अंडाणु बना उसकी बात करें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें लेयर है, ठीक है, ये लेयर होगी मान लो जोना पेलुसिडा, इसके आउटर लेयर है मान लो मेम्ब्रेन, इसकी खुद की ये जोना पेलुसिडा होगी, और इसके आउटर है कोरोना रेडिएटा। देखो इन सबको भेदोगे तभी तो इसके प्रोन्यूक्लियाई से इससे मिलोगे आप, तो इससे मिलना है तो कोरोना रेडिएटा को भेजना पड़ेगा, जोना पेलुसिडा को भेजना पड़ेगा। तो इसके भेदन के लिए ये दो एंजाइम काम करते हैं, एक तो हाइड्रोनिडेज और दूसरा कौन सा है, एक्रोसिन, जो कि हमने कहाँ से निकाले हैं, जो कि हमने इस एक्रोसोम से निकाले हैं, एक्रोसोम रैप्चर का। अब बात रही वो जी एक्टिन की, एफ एक्टिन की, वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। होता क्या है कि बच्चों यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस, इसके अंदर क्या पाया जाता है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक्रोसोम हो गया, इसके बीच का जो स्पेस है ना, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की इस तरह की जी एक्टिन पाई जाती है, और इस जी एक्टिन पर यहाँ पर एक प्रोटीन जुड़ा होता है जिसको परफोरिन प्रोटीन बोला जाता है, परफोरिन प्रोटीन। और ये कौन सी है, ये जी एक्टिन है, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम अंदर, सोडियम अंदर, हाइड्रोजन बाहर, ये घटना होगी ना, तो ये परफोरिन अलग हो जाएगा, परफोरिन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और परफोरिन के अलग होते ही ये जो चीज़ है जी एक्टिन, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एफ एक्टिन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों ये बनाएगा एक्रोसोमल फिलामेंट। क्या बनाएगा, एक्रोसोमल फिलामेंट, एक्रोसोमल तंतु बनाएगा, और इस एक्रोसोमल फिलामेंट पर विशेष प्रकार की प्रोटीन लगी रहती है जो जाकर जोड़ेगी ओवम से, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है। तो इतना समझ में आया। तीसरा स्टेप हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, कॉन्टैक्ट कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा स्टेप की बात करते हैं। वो आपका सारा कंटेंट बढ़िया तरीके से पहुंच रहा है, आपकी सारी क्लासेस धैर्य रखकर देखो बच्चों, जल्दी सफलता नहीं मिलती। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, 1 वीक आप पढ़ते हो ना, छोड़ दो। 1 वीक से बेटर है 5-10 क्लास लगा लो, क्योंकि जो ज्ञान मिल रहा है वो तो सॉलिड मिल रहा है, जो चीज़ें सीख रहे हो वो तो बढ़िया सीख रहे हो। तो 1 वीक में आधा अधूरा जीव की टांग पूंछ कहीं पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये चीज़ से आपका कल्याण हो जाएगा, सारी चीज़ें आपके पेपर में आप कवर कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो 5-10 क्लासें ये लगा लो ना, आप 1 वीक पढ़ रहे हो उससे अच्छा, ठीक है। चलिए हम चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और चौथा चरण हमारा कौन सा है, अंडे का सक्रिय एक्टिवेशन ऑफ ओवम, अंडे का सक्रिय, या फिर इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। अंडे का सक्रिय या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। इसमें देखो 2-3 चीजें होंगी। एक तो क्या होगा, एक तो फर्टिलाइजेशन कोण का निर्माण होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कोण बढ़ेगा, शंकु बढ़ेगा, निषेचन शंकु का निर्माण होगा। एक बच्चों क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होगा। एक क्या होगा, एक यहाँ पर रिएक्शन होगी, कौन सा, मेटाबॉलिक चेंज होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। क्या होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। अरे एक्टिविटी, देखिए कोई ओवम एक्टिव हो रहा है, अरे शुक्राणु के अंडाणु के पास शुक्राणु आ गया, अब क्या हो रहा है, अब इस ओवम को एक्टिव होना है। और ओवम को बच्चों एक्टिव होना है तो उसमें कुछ चेंज करने पड़े। कोई भी चीज़ एक्टिव होती है, आपको कहते हैं कि ये सक्रिय है, और सक्रिय का मतलब क्या लेते हो आप, सक्रिय का मतलब यही तो लेते हो कि इसके अंदर ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कुछ चेंज आ रहे हैं, मतलब एक्टिव है। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन होगा बच्चों, ये 3 काम होंगे ओवम के अंदर। एक तो फर्टिलाइजेशन कोण का निर्माण होगा, एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होगा, और एक इसमें क्या होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, ठीक है।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्टिलाइजेशन कोण का निर्माण। देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये अंडाणु है और ये कौन है, शुक्राणु। जैसे ही शुक्राणु इसके संपर्क में आएगा तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, इस तरह एक निषेचन शंकु का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन कोण बन गया। बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं। दूसरा है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण। कल जब मैं आपको ग्रोथ फेज पढ़ा रही थी, oogenesis के दौरान ग्रोथ फेज पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि एक परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के अंदर यहाँ पर गोल्जी बॉडी के वेसिकल की संख्या बढ़ती है। कल बताया था ना साइटोप्लाज्मिक चेंज, तो वो जो गोल्जी बॉडी की वेसिकल की संख्या बढ़ रही है, गोल्जी बॉडी की वेसिकल की संख्या बढ़ रही है, वो क्या बनाती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बनाती है। याद आ रहा है, पढ़ाती है ना। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या करता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। अब आप सोचोगे कि ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण किससे कर रहा है, क्योंकि बच्चों इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर भरा हुआ है क्या, पॉलीसेकेराइड। और इस पॉलीसेकेराइड से ये क्या बनाएगा, इस ग्लूकोपॉलीसेकेराइड से ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण कर देगा। अब मैं आपको एक जानकारी की बात बता दूं, मनुष्य के अंदर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण नहीं होता। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन काम क्या करती है आपको पता है, पोलिस्पर्मी को रोकती है। मान लीजिए बहुत सारे शुक्राणु ने योग्यता का अर्जन कर लिया, बहुत सारे शुक्राणु ने कैपिसिटेशन करके ओम तक पहुंच गए, तो क्या सारे ओम को फर्टिलाइज करेंगे, नहीं करेंगे ना, एक ही करेगा। और एक ही करेगा, यानी कि पोलिस्पर्मी को रोकना है, और पोलिस्पर्मी को रोकने का काम कौन करता है, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन करती है। तो ये तो सी अर्चिन में बन रही है, मनुष्य में नहीं बन रही, तो फिर मनुष्य पोलिस्पर्मी को कैसे रोकेगा। मनुष्य के अंडाणु को ज़्यादा शुक्राणु फ्यूजन ना करे, इसको कौन रोकेगा, इसको रोकेंगे बच्चों ब्लॉक, स्लो ब्लॉक और फास्ट ब्लॉक, दोनों। कौन से ब्लॉक, दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक तो कौन सा, स्लो ब्लॉक, और एक ब्लॉक कौन सा, फास्ट ब्लॉक। मान लीजिए कोई एक शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक पहुंच गया, एक शुक्राणु कहाँ पहुंच गया, अंडाणु तक पहुंच गया। अब वो क्या चाहता है, जैसे ये अंडाणु था और इसके साथ एक शुक्राणु पहुंच गया, अब ये क्या चाहता है, ये चाहता है और शुक्राणु ना आए, और ना आए। तब ये क्या करेगा, ये कर देगा, इससे मिलते ही इसकी भित्ति का डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन का मतलब दरवाजे को बंद कर देना। ठीक है, अब देख लीजिए ये शुक्राणु यहाँ पर मिलते ही इसकी भित्ति का डीपोलराइजेशन हो गया, अब और नहीं मिल पाएंगे, दरवाजा बंद हो गया। तो एक ही शुक्राणु एक अंडाणु को क्या कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। ठीक है, अब ये काम तो हो गया स्लो ब्लॉक के अंदर। फास्ट ब्लॉक में क्या होगा, फास्ट ब्लॉक में होगा बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब अंडाणु के चारों ओर जो जोना पेलुसिडा है, जेडपी अंडाणु के चारों, इस जोना पेलुसिडा पर रिसेप्टर पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर को बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, ZP3 रिसेप्टर। क्या पाए जाते हैं, ZP3 रिसेप्टर। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आएगा तो ये ZP3 रिसेप्टर बंद हो जाएंगे, ये ZP3 रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ZP3 रिसेप्टर का काम क्या होता है पता है, ZP3 रिसेप्टर एक काम करते हैं कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने में हेल्प करते हैं, उनको बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। अब बाइंडिंग करने वाला हट गया, पहचान करने वाला हट गया, तो कैसे मिलेंगे और, तो जैसे ही एक अंडाणु मिल गया ना, एक अंडाणु एक शुक्राणु से मिल गया, तो ये ZP3 रिसेप्टर नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण और शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएंगे। इस प्रकार स्लो ब्लॉक तथा फास्ट ब्लॉक के द्वारा मनुष्य के अंदर क्या रोकी जाती है, पोलिस्पर्मी को रोका जाता है। हमारा दूसरा चरण पूरा हो गया ना, हमने 3 चरण में बात की थी। क्या पढ़े हम, एक्टिवेशन ऑफ कोण। पहला हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन कोण का निर्माण। दूसरा हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण।
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पोलिसपर्मी को रोकती है। सी अर्चिन में तो किससे बढ़ती है? गोल्जी बॉडी के वेसिकल से बड़े कोर्टिकल ग्रेन्यूल से बढ़ती है। और अगर हम बात करें इसमें मनुष्य में, तो मनुष्य के स्लो ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ पोलिसपर्मी को रोकता है। तीसरा चरण हमारा कौन सा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कोर्टिकल रिएक्शन 3 चरण में थे ना हमने। पहला निषेचन कोण का निर्माण, फर्टिलाइजेशन कोण का निर्माण। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? मेटाबॉलिक चेंज। तो मेटाबॉलिक चेंज में क्या होता है? ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। मेटाबॉलिक चेंज तीसरा पॉइंट था हमें इसका तीसरा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक चेंज के अंदर एक तो क्या होता है? पॉलीसेकेराइड का विखंडन होता है। पॉलीसेकेराइड का विखंडन होता है, टूटना होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? बढ़ता है। O2 की खपत जो है वो बढ़ती है। O2 की खपत जो है वो बढ़ती है। O2 की खपत मैं आपको बता दूं, सी अर्चिन और पेंट्रामाइजोन में बढ़ती है, बाकियों में घटती है, ठीक है। उसके बाद में NAD का फास्फोराइलेशन होता है, NADP बढ़ता है, NADP बढ़ता है। बस आपको इतना याद रखना है। मेटाबॉलिक चेंज में क्या क्या हुआ कि पॉलीसेकेराइड का विखंडन हुआ, प्लस क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा, O2 की खपत प्रभावित हुई और NAD का फास्फोराइलेशन होकर क्या बढ़ा? NADP बढ़ा। यहाँ पर ATP खर्च होता है और ATP बनता है, ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये स्टेप मेटाबॉलिक चेंज में होता है। 4 पद पढ़ लिए हमने। अगला हमारा कौन सा आएगा? अगला स्टेप लास्ट एंड फाइनल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। फ्यूजन करवाएंगे हम। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। अब इनको क्या करना है? मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई को मिलाना है, ठीक है। 3 स्टेप होंगे यहाँ पर। पहला पथ, 3 पाथवे होंगे। पहला पथ भेदन पथ, पेनिट्रेशन पाथवे, भेदन पथ। दूसरा क्या होगा? कंजुगेटेड पाथवे या कोपुलेशनरी पाथवे या संयुग्मी पथ, कॉन्जुगेशन पाथवे। तीसरा रहेगा बच्चों यहाँ पर विदलन पथ या फिर हम कह सकते हैं क्लीवेज पाथवे, विदलन पथ, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें फ्यूजन करवाना है। हमें क्या करवाना है? फ्यूजन मेल एंड फीमेल, या फिर हम कह सकते हैं इसको एम्फीमिक्सिस। क्या बोल सकते हैं? एम्फीमिक्सिस पढ़ना है। 3 पथ होंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये अंडाणु है और बड़ा बना लेते हैं ये अंडाणु, ठीक है। और ये अंडाणु का यहाँ से भेद कर मान लीजिए ये कौन है? शुक्राणु है। ये शुक्राणु का क्रोमोसोम और ये यहाँ न्यूक्लियस। फटेगा, एंजाइम निकालेगा, ऐसा नहीं है कि डिजनरेट हो जाएगा, ठीक। अब ये सब मेटीरियल अंदर आ गया, ठीक है। शुक्राणु का क्या? ये दोनों जो है, सॉरी, मिडिल पीस और न्यूक्लियस है। यहाँ मिडिल पीस और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर मान लीजिए मिडिल पीस है, मिडिल पीस, ठीक है। ये मिडिल पीस है, ये ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस है। ये अंदर आ गया। अंदर आते ही क्या होता है? ये 180 डिग्री पर घूम जाता है। ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री पर घूम जाएगा। ज़्यादा ध्यान में रखना होगा क्या? न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पर है, मिडिल पीस, और ये जो न्यूक्लियस है ये प्रवेश किया। प्रवेश होने के बाद में ये प्रोन्यूक्लियाई यहाँ से अंदर आ गया। ये प्रोन्यूक्लियाई भेदन पथ इसको बोलते हैं, जहाँ से इसने क्या किया? भेदा। जहाँ से इसने क्या किया? इसको भेदा। और भेदने के बाद में ये अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में ये दिख रहा है आपको प्रोन्यूक्लियाई, और इधर बैठा है किसका? प्रोन्यूक्लियाई बैठा है फीमेल ओवम का। ये किसका है? ओवम का प्रोन्यूक्लियाई।
प्रो न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये किसका है, स्पर्म का प्रो न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब इन दोनों में बच्चों क्या होगा, संयुग्मन होगा, कंजुगेशन होगा, फ्यूजन होगा, मिलन होगा। दोनों में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। और क्या हो गया, 2n जाइगोट बन गया। क्या हो गया, जाइगोट। तो ये जो पाथवे है, ये तो पाथवे कहलाता है भेदन पाथवे, एक नंबर, जहाँ से इसने भेद कर लाइसिस करके अंदर घुसा है। और ये जो पाथवे है, ये जो यहाँ पर पाथवे है, फ्यूजन जहाँ पर हुआ है, ये कौन सा पाथवे है, संयुग्मित पाथवे। अब बच्चों यहाँ से शुरू हो जाएगा क्या, क्लीवेज। क्या शुरू हो जाएगा, क्लीवेज। तो ये कौन सा पाथवे है, ये क्लीवेज पाथवे है। यानी कि क्लीवेज का मतलब समझते हो ना, जब जाइगोट को टुकड़ों में टूटेगा, जाइगोट से बहुत सारी सेल्स बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जाइगोट से बहुत सारी सेल्स बनेंगी, तो उस पाथवे को क्या बोलेंगे, क्लीवेज पाथवे। तो यहाँ पर फ्यूजन हो गया और ये क्या बन गया, हमारा जाइगोट बन गया। तो ये फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई वाला चरण जो है वो कंप्लीट हो गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सी अर्चिन होता है, सी अर्चिन में हेड और मिडल पीस, हेड और मिडल पीस ओवम के अंदर प्रवेश करता है। यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर पूरा का पूरा स्पर्म जो है वो इसके अंदर ओवम के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ तक आपकी जानकारी जो है वो आपको फर्टिलाइजेशन से संबंधित मैंने जानकारी दी। और फर्टिलाइजेशन देखो एनसीईआरटी में 2 बार बदला है। मनुष्य में कहीं तो बोलते हैं एम्पुला में होता है, कई बार लिख देते हैं एम्पुला से इस्थमस के मिलन वाले स्थान पर होता है। तो वो ऑप्शन के आधार पर प्रश्न हल होगा, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। फर्टिलाइजेशन एम्पुला में और एम्पुला व इस्थमस के जॉइंट वाले स्थान पर मनुष्य के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। एक थोड़ा सा बीएससी सेकेंड ईयर में 2-3 एंजाइम है, उन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं निषेचन से संबंधित, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कौन से एंजाइम है, एक तो है स्पर्म के एंजाइम और एक कौन सा है, ओवम के एंजाइम। स्पर्म के 2 हैं, एंड्रोगैमोन फर्स्ट और एक है एंड्रोगैमोन सेकेंड। ओवम के अंदर भी 2 हैं, गाइनोगैमोन फर्स्ट और गाइनोगैमोन सेकेंड, ठीक है। ये एंजाइम है। तो बच्चों इनमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, इनके काम ध्यान में रखने, आपको क्या ध्यान में रखना है, इनके क्या क्या कार्य हैं। देखो एंड्रोगैमोन फर्स्ट जो है वो स्पर्म के अंदर एनर्जी का संरक्षण करता है, स्टोरेज करता है। क्या करता है, एनर्जी का संरक्षण करता है। यदि हम बात करें एंड्रोगैमोन सेकेंड की, तो ये स्पर्म और ओवम के मिलने के लिए, स्पर्म और ओवम के मिलते समय विटिलाइन मेम्ब्रेन को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। और इधर हम बात करें गाइनोगैमोन फर्स्ट की, तो गाइनोगैमोन फर्स्ट जो होता है एंड्रोगैमोन फर्स्ट के प्रभाव को समाप्त करता है, ताकि इसमें स्टोर की भी एनर्जी जो है वो काम में आ सके। मैंने बताया कि एनर्जी को स्टोर करता है और ये इसकी एनर्जी को कहता है काम में मिलना है, ठीक है। तो गाइनोगैमोन क्या करता है, एनर्जी को काम लेने का काम करता है। यहीं पर अगर हम पढ़े तो गाइनोगैमोन सेकेंड, तो ये स्पर्म और ओवम की बाइंडिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, बाइंडिंग में हेल्प करता है। तो इन सब टॉपिक को आप देख लें, एंड्रोगैमोन, गाइनोगैमोन, इनके काम पढ़ लें। एक प्रश्न और आ जाता है, निषेचन के महत्व को समझाएं। तो बच्चों निषेचन का क्या महत्व होता है, फर्टिलाइजेशन का महत्व ये है कि एक तो ओवम जो है वो क्या है, हैप्लॉइड है, स्पर्म भी क्या है, हैप्लॉइड है। दोनों मिलकर डिप्लॉइड हो जाते हैं और आपको पता है हम जो है वो कैसे हैं, डिप्लॉइड है। दूसरा, ओवम के पास सेंट्रियोल नहीं होता और ये सेंट्रियोल तारक का एक स्पर्म देता है इसको, ठीक है। तीसरा, 2 गैमेट मिलते हैं तो क्या आती है, वेरिएशंस आती है, नए लक्षणों का समावेश होता है और बच्चे के निर्माण को आगे बढ़ाया जाता है। और इसी के कारण ओवम में जो एनर्जी है उसको काम में लिया जाता है, ताकि आगे वो क्या कर सके, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर सके और रिजर्व फूड जो है इसका काम में आ सके, ठीक है। तो यहाँ तक जानकारी मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। ये फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए अपने यूट्यूब के चैनल के साथ और एक आप वीडियो को लाइक करके जो है हौसला ज़रूर बढ़ाएं और अपने सहपाठी